Hello student, I am Dr. Rajni Chaube, Department of Political Science, Arya Mahila PG College, affiliated to Banaras Hindu University, Varanasi. Today I am going to talk about demand for state autonomy in India, its meaning and initial perspective. भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग और इसके अर्थ और प्रारंभिक परिप्रेक्ष्य। सबसे पहले बात कि राज्यों की स्वायत्तता का क्या अर्थ है, स्टेट ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है। तो भारतीय संघ में राज्यों की स्वायत्तता से अभिप्राय है कि राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्रीय सरकार की दखल अंदाजी कम हो तथा संविधान द्वारा प्रदत्त विषयों पर उन्हें एब्सोल्यूट पावर यूज़ करने का राइट मिले। राज्यों को अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण स्वायत्त बनाया जाए ताकि वे जन कल्याण के कार्यों में अपनी योजनाओं और विचारों के अनुसार स्वतंत्र और निर्बाध रूप से कर सके। यानी वो स्वायत्तता वित्तीय क्षेत्र में लगभग पूरी चाहते हैं, यानी वो फिनेंशियल डिपेंडेंसी सेंटर पर नहीं चाहते हैं और इसके साथ ही वो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर में भी मिनिमम इंटरफेरेंस चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं कि भारत का केंद्रीय सरकार राज्यों के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी कम से कम हस्तक्षेप करें। उनका कार्य केवल इतना होना चाहिए कि वो विदेश संबंध, रक्षा, करेंसी और पब्लिक कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट तक अपने को लिमिटेड करें। यानी राज्य चाहते हैं कि केंद्र केवल वो काम करे जैसे वो फॉरेन अफेयर से रिलेटेड वर्क करे, डिफेंस से रिलेटेड वर्क करे, करेंसी से रिलेटेड और पब्लिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क करे। बाकी सारे फील्ड में राज्यों को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दें। और राज्य ये भी चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इन टैक्सेशन के पावर को भी लिमिटेड करे। यानी उसका टैक्स लगाने का और टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर है वो भी मिनिमम हो जाए। यानी वो केवल इतना ही टैक्सेशन कर सके और कलेक्ट कर सके जिससे कि वो दिए गए जो सब्जेक्ट हैं फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड, करेंसी, पब्लिक कम्युनिकेशन और डिफेंस, इन सारे अपनी प्लानिंग को वो अमल में ला सके, केवल इतना टैक्सेशन लगाएं और कलेक्ट करें। यानी जिससे कि वो अपने आप में राज्यों को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दें और सारे फील्ड में केंद्र को मजबूत रखते हुए भी राज्यों को इतनी ज़्यादा फिनेंशियल पावर मिल जाए जिससे वह साधनों के अभाव में अपने आप को असहाय और अप्रभावशाली महसूस ना करें। तो स्टेट ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है कि राज्य वित्तीय क्षेत्र में पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उसमें केंद्र का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, साथ ही पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी इंटरफेरेंस सेंटर का मिनिमम होना चाहिए। यही स्टेट ऑटोनॉमी है। स्टूडेंट, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेट ऑटोनॉमी और स्टेट सॉवरेंटी या इंडिपेंडेंस अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कभी भी ऑटोनॉमी और स्टेट सॉवरेंटी को एक नहीं मान लेना चाहिए या ये नहीं सोचना चाहिए कि राज्य स्वायत्तता का मतलब राज्य स्वतंत्रता है। राज्य स्वायत्तता का मतलब होता है कि उनकी डिपेंडेंसी सेंट्रल पर फिनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में कम रहे, केंद्र उसमें कम हस्तक्षेप करे, यही राज्य स्वायत्तता है। यानी राज्यों का ये मानना है कि वो अपनी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र रहें। यही राज्य स्वायत्तता है, न कि राज्य अपने आप को सॉवरेन स्टेट या इंडिपेंडेंट स्टेट मानने के लिए स्टेट ऑटोनॉमी का डिमांड करते हैं। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राज्य स्वायत्तता क्या है। अब बात करते हैं कि इनिशियल पर्सपेक्टिव क्या है। इंडिया में फेडरेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने अडॉप्ट किया है, यानी संघवादी व्यवस्था को अडॉप्ट किया है। और संघवादी व्यवस्था के एब्सोल्यूट फॉर्म को हम जब देखेंगे तो उसमें केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन बराबर बराबर तरीके से होना चाहिए। ये एब्सोल्यूट फॉर्म का फेडरेशन सिस्टम होता है। लेकिन भारत में
केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन है वो बराबर मात्रा में न होकर केंद्र को मजबूत स्थिति में रखा गया है राज्यों का, और यही दोनों में गतिरोध, संवैधानिक और राजनीतिक गतिरोध पैदा करता है। लेकिन भारत में क्या भारत के संविधान निर्माता ये बात नहीं जानते थे? संघवादी व्यवस्था के लक्षण को नहीं जानते थे? क्यों उन्होंने अपनाया? तो बात स्पष्ट है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि भारत एक लंबे संघर्ष और बड़े ही बलिदान के बाद भारत ने आज़ादी को प्राप्त किया, और भारत विभिन्नताओं वाला देश है। भारत विभिन्नताओं वाला देश होने के साथ यहाँ पे ये संभावना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से ये संभावना बनी रह सकती है हमेशा कि यहाँ पे अलगाववादी ताकतें उभर सकती हैं। भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, अपने रीति रिवाज के आधार पे, अपनी जनसंख्या के आधार पे, अपने रहन सहन के आधार पे अलगाववादी ताकतें उभर के भारत संघ से अलग होने का विचार रख सकती हैं। और इन सारे स्थितियों के उत्पन्न होने पर उन पर नियंत्रण लगाने के लिए ये आवश्यक था कि संविधान निर्माता एक मजबूत केंद्रीय सरकार का स्थापना करे, और इसी के चलते भारतीय संविधान निर्माता ने एक मजबूत केंद्रीय सरकार की स्थापना की। तो भारत में संविधान लागू होने के बाद शक्तियों का विभाजन किया गया और केंद्र को मजबूत रखा गया, राज्यों को निस्संदेह कम शक्तिशाली बनाया गया। ये स्थिति शक्ति विभाजन का शुरुआत में तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा, केंद्र राज्यों के संबंध में मैत्रीपूर्ण संबंध बने, लेकिन और ये 1967 यानी चौथे दशक तक ये संबंध केंद्र और राज्य के बीच में तनावपूर्ण न होकर सौहार्दपूर्ण रहा। तो इसका क्या वजह था कि आज वो संबंध तनावपूर्ण होने लगे हैं, आज राज्य स्वायत्तता की मांग करने लगे हैं, और चौथे दशक तक ये क्यों नहीं हुआ? तो इसकी एक वजह स्पष्ट है, तत्कालीन भारत के नागरिक भी जानते होंगे और वर्तमान भारत के नागरिक भी इसको अच्छे से समझ रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इसको विशेष रूप से जानेंगे कि तब भारत में एक दलीय राज्य की सरकार थी, यानी पूरे भारत में भारतीय संघ में कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, यानी केंद्र में और राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, जिसलिए राज्यों में संवैधानिक या राजनीतिक किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन इस तरीके का संवैधानिक सामंजस्य जो है बहुत दिनों तक नहीं चला। चौथे दशक की समाप्ति और 1967 के जनरल इलेक्शन में इस सिंगल पार्टी सिस्टम का जो रूलिंग था, जो सत्ता था, उसकी समाप्ति हुई और भारतीय संघ के 8 राज्यों में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि इन राज्यों में या तो गैर कांग्रेसी सरकार बनी या मिलीजुली सरकारों का निर्माण हुआ, और यहीं से शुरुआत होता है राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा। इसके बाद केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों के वितरण और सामंजस्य की समस्या उत्पन्न हुई। राज्य सरकारों की ओर से स्वायत्तता की मांग की गई और यह मांग तमिलनाडु में अपनी चरम सीमा पर पहुंची। वहां पर डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी रीजनल पार्टी ने भारतीय संघ से अलग होने की धमकी दे दी, जो राज्य स्वायत्तता से कहीं आगे एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बनाने की बात करने लगी। उन्होंने नारा दिया कि भारत वालों के लिए और तमिलनाडु तमिल लोगों के लिए। इसी तरीके का 1967 का लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन का भी अद्भुत परिणाम रहा। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से भिन्नता रखने वाली पार्टियों का राज्य में उदय हुआ, यानी कांग्रेस से अलग विचारधारा वाली पार्टियों का उदय हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? केंद्र राज्य संबंध में नए सिरे से फिर से बहस शुरुआत हुई। राज्यों में शासन करने वाली पार्टियां केंद्र से अधिक स्वतंत्र होने की मांग करने लगी। राज्यों पर अत्यधिक निर्भरता की स्थिति ने एक बड़ी सीमा तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को चैलेंज किया और कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत है, इसके विरोध में है।
और उन्होंने कहा कि ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को, वित्तीय निर्भरता केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है और इसी मुद्दे को आधार बना के राज्य स्वायत्तता की मांग की जाने लगी। और वित्तीय निर्भरता को दूर करने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया कि केंद्र अपने आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों में कटौती करके ये सारे राइट राज्यों को सौंप दे, राज्यों को दे जिससे राज्य अपने वित्तीय क्षेत्र में पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर अपने राज्य की सीमा के भीतर राज्य के विकास के कार्य को कर सके, जिसमें वो केंद्र से सहायता लेने के लिए असहाय न रहे और अपने राज्यों के विकास से को पीछे ना कर सके। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से स्टेट ऑटोनॉमी के मीनिंग को डिफाइन किया गया और इनिशियल पर्सपेक्टिव क्या रहा, यानी प्रारंभिक रूप से भारत में जो राज्य स्वायत्तता की मांग कब से शुरुआत हुई और ये क्या शुरुआत होने के पहले जब अपने सौहार्दपूर्ण रिलेशन में था भारत का केंद्र राज्य संबंध, तो वहाँ पे ये स्थिति क्यों नहीं आई, इसको स्पष्ट किया गया। और उसके बाद गतिरोध जब उत्पन्न हुआ तो उस गतिरोध उत्पन्न होने के पीछे वजह क्या थी। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।